दिल जो टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी। हम ना होंगे तो हमें याद करोगे तुम भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है गुनाह जो मैंने किए और इसके लेखक हैं पवन जैन। आइए सुनते हैं इस किताब की 6वीं कहानी, सिटी ऑफ जॉय। ये नाम तो उसका बहुत बाद में पड़ा, जब इस नाम से एक उपन्यास आया पिछली सदी के अंतिम दशक में। लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत पहले से सिटी ऑफ जॉय बन चुका था। आज भी मुझसे कोई कहे कि कोलकाता चलोगे क्या, तो मैं झट से हां कह दूंगा। देश के इस महानगर ने पता नहीं क्या जादू किया है मुझ पे। मैं बरबस खींचा चला आता हूं। कोलकाता मेरे लिए एक जुनून से कम नहीं, और वहां के रहने वालों जैसा जुनून मुझे आज तक किसी और नगर या महानगर में नजर नहीं आया। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का फुटबॉल मैच हो या फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल को लेकर दीवानगी कोलकाता के सिवा और कहीं नहीं। दुर्गा पूजा की तो बात ही क्या, महीनों पहले ही कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। और क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, कम्युनिस्ट या कांग्रेसी, कोई भी विचारधारा का हो, हिंदू या मुसलमान, बच्चे से बूढ़े तक सभी पूजा के रंग में रंगने लगते हैं। दुर्गा की छोटी बड़ी हर तरह की मूर्तियां, उनमें पेंट करते लोग पूरे कोलकाता में हर स्ट्रीट, हर बाजार, जहां भी जगह मिले नजर आते हैं। कोलकाता के प्रति मेरा आकर्षण बचपन से ही था। इसकी वजह शरद चंद्र के उपन्यास रहे। उनके चरित्रहीन, देवदास, श्रीकांत, परिणीता आदि सभी पढ़े थे मैंने, और मेरे मन में कोलकाता की एक अलग बिंदास रोमांटिक छवि बन गई थी। शरद चंद्र के उपन्यासों में प्यार में नारी के समर्पण ने हमेशा प्रभावित किया मुझे। उनके उपन्यासों में नारी को बहुत बोल्ड और निर्भीक दिखाया है, और सच में कोलकाता की नारियां शेष देश से अलग है, जो खुद के मन की बात कहने के लिए कोई इंतजार नहीं करती, बिना अंजाम की परवाह किए, चाहे वो साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू हो या कोई और भी हो। उपन्यासों फिल्मों में दिखाए महिला पात्र कहीं से भी काल्पनिक नहीं लगते, बिल्कुल वैसे जैसे कोलकाता का नारी संसार आज भी है। टैगोर, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सहित और भी न जाने कितने लेखक, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने आजादी की लड़ाई के सिपाही। देवदास में पारो बनी सुचित्रा सेन अंग्रेजों के उपनिवेश के रूप में विकसित और अनेक वर्षों तक ब्रिटिश राज की राजधानी रहा कोलकाता आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है। नए बनते शॉपिंग मॉल, गगनचुंबी इमारतों के बीच आज भी कोलकाता अपने प्राचीन मगर अनूठे सौंदर्य को समेटे हुए है। आधुनिक इमारतों के मध्य आज भी पुराने घर कोलकाता के रूप को जिंदा रखे हुए हैं। कोलकाता का बचपन से पल रहा यही आकर्षण पिछली सदी के 80 के दशक में कोलकाता खींच लाया। तब तक अमर प्रेम फिल्म के आखिर में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मुलाकात का दृश्य मेरे मन स्थल पर सदा के लिए अंकित हो चुका था। यूं ही अचानक, कब कैसे, मेरे मन ने कहा और कोलकाता का रिजर्वेशन करा लिया, बिना कुछ सोचे समझे। कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन लगता था कि कब से जानता हूं कोलकाता को, जैसे पिछले जन्म में वही था। कोलकाता की पृष्ठभूमि पर लिखे सारे उपन्यास, सारी फिल्में मुझे बिल्कुल वास्तविक लगती थी। मुझे नहीं पता था कि हावड़ा स्टेशन से कहां जाना है। मैं मेरी अटैची लेकर स्टेशन से बाहर आ गया। एक छोटे से शहर का रहने वाला वहां की भीड़, शोर देखकर विचलित हो उठा। मैं आ गया था बिना सोचे समझे। रिक्शा, ऑटो वालों की भीड़,
एक ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबू, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ सा आदमी साधारण कपड़े पहने था। डेरा जाओगे? उसकी आंखों में चमक थी। सिर्फ 200 रुपए रोज, बासा भी है। मुझे कुछ न सूझा, कहीं ना कहीं तो जाना ही था। उसने मेरी अटैची पकड़ ली। वो एक हाथ रिक्शे वाला था। कहते हैं कोलकाता में जिसने हाथ रिक्शा नहीं देखा उसने कोलकाता नहीं देखा। मैंने भी कहीं ये पढ़ रखा था और बलराज साहनी को बीमल रॉय की 2 बीघा जमीन में हाथ रिक्शा चलाते हुए देखा भी था। बाद में सिटी ऑफ जॉय में भी इसे फिल्माया गया था। देश के किसी भी दूसरे नगर या महानगर में इस तरह हाथ रिक्शा नहीं चलते। व्यक्तिगत तौर पे मुझे यह अमानवीय लगता था, लेकिन कोलकाता वाले उसे हेरिटेज के रूप में देखते हैं। अभी भी कोलकाता में हाथ रिक्शा नजर आते हैं। बहुत पढ़ा था कोलकाता के बारे में, इसलिए डेरा और बासा शब्द मुझे अजनबी नहीं लगे। रहना और खाना दोनों, वो भी केवल 200 रुपए रोज। इससे सस्ता और क्या हो सकता था। आज भी कहता हूं, पूरे देश में कोलकाता से सस्ता कोई और महानगर नहीं। वो ऐसे रिक्शा ठेल रहा था जैसे वो रिक्शा ना होकर कोई वाद्य यंत्र हो। वो एंजॉय कर रहा था, सवारी मिलने की खुशी शायद। और फिर पहली बार हावड़ा ब्रिज भी देखा। हुगली नदी के ऊपर बना, हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला। बिल्कुल सपने के साकार होने जैसा था। मैं अपने कोलकाता में था, जिसे अभी तक किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था। सोचा ना था कि हाथ रिक्शा भी इतने तेज चलते होंगे। कोलकाता का बड़ा बाजार आ गया था। सब कुछ ऐसे परिचित लगे जैसे कितनी बार वहां आ चुका था। क्या किसी महानगर को ऐसे भी चित्रित किया जा सकता है? बिल्कुल हूबहू, एक एक चीज जानी पहचानी लगे। फिल्मों की बात तो समझ आती है, लेकिन शरद चंद्र का कोलकाता, उनके उपन्यासों का कोलकाता अभी भी वैसा ही था जैसा उन्होंने लिखा था। अपने सपनों के शहर कोलकाता में उस हाथ रिक्शे में मुझे पता नहीं चला कि कब धर्मतला आया और फिर वो मुझे वहां की बेहद सकरी गलियों में ले गया। लेकिन मैं बिल्कुल बेफिक्र अपनी सोच में मस्त था। उसने रिक्शा एक घर के सामने रोक दिया और मेरी अटैची उठाई और इशारे से मुझे अपने पीछे पीछे आने को कहा। बहुत छोटी छोटी सीढ़ियां थी जिसमें एक साथ सिर्फ एक जन ही चढ़ सकता था। दूसरी मंजिल पे एक दरवाजे के सामने वो रुक गया और दस्तक दी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और एक महिला लगभग 40-45 साल की नजर आई। सफेद साड़ी, देखने में सामान्य। रिक्शा वाला भीतर चला गया और मैं वहां दरवाजे पे ही खड़ा रहा। 5 मिनट उन दोनों ने क्या बात की पता नहीं। फिर वो आया और मुझे अंदर आने के लिए कहा। रिक्शा वाला अब चला गया था। उसने पैसे भी नहीं लिए मुझसे। अब उस छोटे से कमरे में मेरे और उस महिला के अलावा बिस्तर पर एक लड़की भी थी जो सोई हुई थी। मैंने महिला को नमस्कार किया। वो बहुत सहज और सौम्य लग रही थी, जिनके लिए खुद ही मन में सम्मान के भाव आते हों। उस रूम के बराबर में एक कमरा और था। वो मुझे वहां ले गई। मेरी अटैची वहां पहले ही रखी हुई थी। मतलब मुझे कोलकाता में जब तक भी रहना था, मेरा डेरा और बासा का इंतजाम हो गया था। वो 1986 का नवंबर का महीना था। कोलकाता में सर्दियां बहुत कम पड़ती है, दिल्ली के मुकाबले तो बिल्कुल ही कम। उस जमाने में भी 200 रुपए में रहना और खाना मुझे बहुत कम लगा था। वो चली गई और ट्रेन के सफर से मैं बिल्कुल थका हुआ था। बिस्तर पर पसर कर कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। बहुत तेज आवाज में संगीत का शोर सुनकर
मेरी आंख खुल गई। रात हो गई थी। घड़ी में देखा तो मैं 6 घंटे से ज्यादा सोया था। और वो लड़की जिसे सोता हुआ देखा था मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में ट्रांजिस्टर लिए। सारे घोड़े बेच दिए या अभी बाकी हैं? उसने खिलखिलाते हुए शुद्ध हिंदी में पूछा। जैसे शरद चंद्र की नायिका मुझे वैसे ही लगी, बिंदास और पारदर्शी। मेरे से कुछ जवाब न बना। हां, सोकर मेरी थकान दूर हो चुकी थी और खुद को फ्रेश फील कर रहा था। आप उठो और फ्रेश हो लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूं, कहकर वो चली गई। जैसा देखा और पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही था कोलकाता और वहां की लड़कियां। मैंने हाथ मुंह धोया और कुर्ता पैजामा पहन लिया। कुछ पलों में ही वो खाना लेकर आ गई। कोलकाता आकर सच में एक सुखद एहसास हो रहा था। उसका नाम सुरुचि था। उसी ने बातों बातों में बताया और भी बहुत कुछ बताया कि उसके पापा इलाहाबाद में जॉब करते हैं और कभी कभी आते हैं। घर में 4 कमरे थे। दुर्गा पूजा पर या और किसी काम से कोलकाता में बाहर से बहुत सैलानी आते हैं और बहुत लोग अपने घर के खाली कमरों को लॉज की तरह इस्तेमाल करते थे। उसने ये भी बताया कि बचपन से ही उसे हिंदी से बहुत प्यार था और वो हिंदी में प्राइवेट एमए कर रही है। घर से पढ़ाई करती और अपनी मम्मी का हाथ बटाती। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। इस जाने पहचाने भी और अनजाने भी महानगर में मुझे कोई तो मिला जिससे बातें की जा सकती है। भोर से पहले ही मेरी आंख खुल गई। अभी सूरज भी नहीं निकला था। कानों में हारमोनियम के संगीत के साथ मधुर आवाज भी सुनाई दी। सुरुचि तन्मयता से लीन थी। उसकी उंगलियां हारमोनियम पे थिरकती हुई और उसके होठों पर टैगोर के गीत का हिंदी अनुवाद। मेरी हर धड़कन सोचे पल पल में, दहलीज से चिपकी मुस्कान, रुखसत ताना या नजराना, तुम हो किसी दूर मंजिल में। मैं मंत्रमुग्ध सा उसे सुन रहा था और वो तल्लीन थी, सारी दुनिया से बेखबर। कोलकाता की एक और खासियत, कोलकाता वाले कोई भी काम करते तो एक उत्सव की भांति, पूरे मनोयोग से, पूर्णता के साथ, कुछ भी बेमना नहीं। सुरुचि को सुनना सच में अलौकिक था। थोड़ी देर में गीत खत्म हुआ। वो रुकी और उसने ऊपर आकाश की तरफ देखकर हाथ जोड़े, जैसे मां शारदे का आशीर्वाद लिया हो, और फिर सलीके से हारमोनियम बंद किया। अभी भी उसने मुझे देखा नहीं था। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा और उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वो हौले से मुस्कुराई। उसकी मम्मी अभी भी सोई थी शायद। यहीं बैठो, चाय लाती हूं, अपनेपन से ऐसे बोली जैसे बरसों से जानती हो। और मैं वहीं बांस की कुर्सी पर बैठ गया। वो थोड़ी देर में चाय ले आई, मेरे लिए और खुद के लिए भी। वो वहीं नीचे दरी पर ही बैठ गई, पालथी मारकर। काम से आए हो ना यहां पे? कितने दिन रहोगे? उसने बात शुरू की। अब उसे क्या बताता? कोई काम वाम नहीं, बस कोलकाता का आकर्षण मुझे ले आया। नहीं, कोई काम नहीं, बस यूं ही कोलकाता देखने, घूमने, मैंने जवाब दिया। अरे वाह, लेकिन तुम अकेले कैसे घूमोगे? कुछ पता भी है यहां का? उसके होंठ और आंख दोनों ही बोल रहे थे। तो क्या, तुम दिखा दो अपना कोलकाता। मैं भी बिंदास बोला। पक्का?
हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे संग गाइड बनकर। वो झट से बोली, हाँ तुम मेरी गाइड बनकर चलना, सोने पे सुहागा। मैंने सहमति दी और फिर हम दोनों में तय हो गया कि वो मेरे साथ चलेगी। सोचा साथ में सुरुचि रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा, और आसानी भी, और एक साथी भी, कितना मजा आएगा। मेरे से 2-3 साल ही छोटी थी वो, एक तरह से हम उम्र। पहले दिन हम दोनों ने विक्टोरिया टर्मिनल, ईडन गार्डन और बिरला प्लेनेटेरियम देखे। वो मुझे रास्ते में जो जगह पड़ती उसके बारे में बताती रही। मौसम में गुनगुनी ठंडक थी, इसलिए दूर तलक पैदल चलना भी अच्छा लग रहा था। फिर वो भी जो साथ थी, सुरुचि, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप, बुद्धिमान सी, खूबसूरत भी। ऐसे किसी का खूबसूरत साथ मिल जाए तो लंबा सफर भी छोटा लगता है। एक दिन पहले ही तो मिली थी सुरुचि, लेकिन ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बचपन की दोस्त हो। कहीं कहीं सड़क पे चाय भी पी, मूंगफली भी ली। यूं ही शाम हो गई और हम दोनों घर आ गए।